कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर योगी और केशव मौर्य के इन विरोधाभासी बयानों ने अंतर्कलह को सतह पर ला दिया है और इसके बाद यूपी बीजेपी की सियासत आला कमान की चौखट पर पहुंच गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले। खबर है कि चुनाव की समीक्षा रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी गई है। इसमें कुर्मी और मौर्य वोटर्स की नाराजगी, दलित समुदाय पर ढीली होती पकड़ के साथ साथ योगी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि योगी के रवैये और ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती दखल के चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज और हतोत्साहित हैं। खबर ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व ने रिपोर्ट मिलने के बाद अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तक स्टेटस को बनाए रखने को कहा है। दूसरी तरफ संगठन में फेरबदल की चर्चा भी है। इधर योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए स्पेशल 30 कमेटी बनाई है और हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इस कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक को जगह नहीं दी गई है। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है? पॉपुलैरिटी और स्टार प्रचारकों की लिस्ट के लिहाज से योगी मोदी के बाद नंबर 2 पर आते हैं। क्या बीजेपी योगी को हटाने का रिस्क ले सकती है? आखिर बीजेपी आला कमान और योगी आदित्यनाथ का आगे का प्लान क्या है? सावन का महीना शुरू होने वाला है सोमवार से। यूपी में राजनीतिक तौर पे आग लग गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर ही भेज दिया है। 100 लाओ, सरकार बनाओ, स्टूल हटाओ, कुर्सी लाओ। इसमें जो कलह मची हुई है यूपी में, इसमें कौन किसका क्या बिगाड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी, ये तो तय होता रहेगा वक्त के साथ। लेकिन एक चीज़ जो है वो नुकसान वाली तो हो गई। पार्टी का नुकसान अंतर कलह में हो जाता है। परिवारों में भी देखिए अंतर कलह होती है तो नुकसान होता है, प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, डायरेक्शन का नुकसान होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती। कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई होगी कि किस साइड में रहना है, इधर के उधर, पता ही नहीं उनको। तो रेफरेंस के लिए 12 से 17 की सरकार याद करिए जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ऐसी ही कलह उनके यहाँ मची थी, गजब की कलह मची थी। तो पार्टी को तो नुकसान हुआ ही हुआ, सरकार भी बाद में नहीं बन पाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो चल रहा है ना, इसका तगड़ा खामियाजा भुगत सकती है पार्टी आने वाले वक्त में अगर इसको सुधारा नहीं गया तो। क्योंकि अब विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री, पूर्व मंत्री सब फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। किसी को ब्यूरोक्रेसी से दिक्कत है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, किसी को लगता है कि आरक्षण की दिक्कत है। सहयोगी दल भी बोले जा रहे हैं, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब खुल के मैदान में आ चुके हैं। इस बीच एक रिपोर्ट बनी, उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई, वो रिपोर्ट सौंपी गई। भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष को सौंपा। 33 सीटें हारे हैं और 30 पेज की रिपोर्ट बनी। आप सोचिए कितनी बढ़िया रिपोर्ट है। उसमें लिखा गया वही वाली बातें कि आरक्षण का भ्रम फैलाया गया, कार्यकर्ता नाराज़ थे, लोग सुनते नहीं थे, टिकट ठीक नहीं, इस तरह से वही जो रस्मी तौर पे बातें लिखी जाती हैं वो लिखी गई। तो ये हार का ठीकरा किस पर फूटे,
इस पर पूर्व मंत्री वाले दर्जा प्राप्त सुनील भराला ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष हैं वो। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए भाई, उनकी क्या गलती। तो उन्होंने कहा कि देखिए इससे पहले भी कलराज मिश्रा इस्तीफा दे चुके थे और विनय कटियार ने इस्तीफा दिया था, तो इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो फ्री फॉर ऑल चल रहा है ना यूपी में, इससे गजब की स्थिति पर रही होगी। और फिर अखिलेश जी को दोष क्यों देना, वो राजनीतिक व्यंग के तौर पे कहा हो, सीरियस कहा हो, वो सब अलग की बातें हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर पड़ोसी घर में कलह चल रही है तो दूसरा पड़ोसी मजे लेगा, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार कि क्या ये एक युद्ध की समाप्ति हो गई फिलहाल के लिए, या युद्ध विराम है सिर्फ। 10 विधानसभा चुनावों के बाद फिर से, महाभारत काल में होता ना सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था, फिर अगले दिन सुबह नाश्ता वास्ता करके फिर से चालू होता था। तो क्या ही है ये, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 विद्वान पत्रकार हमारे साथ हैं और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी, संघ, कांग्रेस सबके अंदर की खबरें रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आज मदद ली जाए इन लोगों की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी, अवधेश कुमार जी और ब्रजेश शुक्ला जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है और अंदर की बातें हमको बताने के लिए सब लोग तैयार हैं। विजय जी आपसे शुरू करते हैं। बड़े अंदर की खबर रखते हैं, आपने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ऐसा आभास हो रहा है फिलहाल कि शायद मामला कुछ देर के लिए थम गया है। तो ये क्या है, समाप्ति घोषणा हो गई है, विराम है? नीरज जी, आपने महाभारत का जिक्र किया और उसमें युद्ध विराम का जिक्र किया, तो फिर सिर्फ नाश्ते तक ही तो युद्ध रुकता है ना। हाँ, और वो भी अभी नहीं पता है कि नाश्ते तक युद्ध रुका है कि नहीं रुका है, युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है, पार्टी ने क्या आदेश दिया है, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं वो क्या आदेश दे रहे हैं। क्या जब प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से 2 दिन की कोशिश के बाद भी केशव मौर्य की मुलाकात नहीं होती और वो वापस चले जाते हैं, और ब्रजेश पाठक जी 1 महीने बाद अस्पतालों के औचक निरीक्षण करने लगते हैं, तो क्या फैसला किया गया है। भूपेंद्र चौधरी जी, ये तो बड़ा अच्छा किया है कि आप ही ने रिपोर्ट बनाई, आप ही ने सारा मामला देखा। तो जिसने रिपोर्ट बनाई है वही इंचार्ज थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है, आपने बहुत अच्छे से उस रिपोर्ट को बताया कि जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो उसमें सारे बॉक्सेस को चेक किया गया है। लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है उस चुनाव में? रिपोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास के लिए से हारे हम। मुझे नहीं पता वो किसके अति आत्मविश्वास का जिक्र कर रहे हैं। और हमारे केशव मौर्य साहब कह रहे हैं संगठन जो है वो बड़ा है सरकार से। तो केशव जी तो संगठन में भी रह चुके हैं, सरकार में भी रह चुके हैं, अभी उप मुख्यमंत्री भी थे, उनको तो याद ही होगा कि प्रयागराज और कौशाम्बी हार गए हैं वो, जो उनके इलाके के आते हैं। और जो रिपोर्ट में कहा गया उसमें कहा गया कि भाई ओबीसी और पिछड़े लोगों का वोट जो है खिसका है, जिसके नेता केशव जी बनते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अभी दोनों के बीच में ये तकरार चल रही है। और आपने कहा कि दूसरे लोग तो मजा लेते ही हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझनी चाहिए। आपने कहा 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जो अंतरकलह हुई थी उसका नतीजा 2017 में दिखाई दे गया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस वार्निंग को समझ रही है? उसका एक वार्निंग तो अभी दिखाई दे गई आपको जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और उसमें जिस तरह से आप हारे हैं कि कोई एजेंडा आपका नहीं चला, विकास का एजेंडा नहीं चला। और विकास का एजेंडा का मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, यदि अयोध्या भी हारते हैं तो अयोध्या को आप देखेंगे तो क्या वहां विकास नहीं हुआ है, या और शहरों में भी, लेकिन आपका एजेंडा नहीं चला और इस नैरेटिव को आप नहीं चला पाए। दूसरी बात आपने कहा रिपोर्ट में कि कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। तो भाई साहब ये जिम्मेदारी किसकी है? कार्यकर्ताओं को फांसी लगा देना चाहिए या नेताओं पर सवाल खड़ा करना चाहिए? प्रधानमंत्री आज चुनाव से पहले जब चर्चा होती थी तब भी वो बार बार कहते थे एमपीज को कि भैया चुनाव के लिए जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, रात गुजारिए, नेताओं से मिलिए, मोदी और राम के भरोसे मत रहिए सिर्फ। लेकिन नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जी आज फिर जा रहे हैं चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, लेकिन क्या नेता जा रहे हैं और कौन जिम्मेदारी ले रहा है? ये अच्छा किया भूपेंद्र चौधरी जी का नाम बताया, रिपोर्ट से भी पता पड़ा कि भाई भूपेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष हैं। मुझे अभी बहुत दिनों तक याद नहीं था इलेक्शन के दौरान कि कोई पार्टी के अध्यक्ष भी है यूपी में, भूपेंद्र चौधरी साहब।
लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन किसी पर कोई निशाना नहीं है क्या कोर्स करेक्शन हो रहा है। सवाल यह है कि युद्ध विराम का को युद्ध में खत्म करने में कब होता है? जब कोर्स करेक्शन किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन के लिए तैयार है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी को बदलना है या केशव जी को हटाना है, उनको तय करना है कि वो क्या कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। अगर युद्ध विराम समझते हो कि चुनावों तक चुपचाप रहेंगे तो उससे कभी होता नहीं है। मवाद जो होती है उसको तो सर्जरी से निकालना ही पड़ता है। मवाद तो बन रही है, युद्ध विराम में बढ़ भी सकती है मवाद। अब वो सर्जरी के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है? क्या वो कोर्स करेक्शन के लिए तैयार है? क्या वो एक्शन लेने के लिए तैयार है? क्या इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार है? ये सारे सवाल हैं जो इस बात के जो जवाब है वो बताएंगे कि ये युद्ध खत्म होगा, युद्ध विराम रहेगा या उसके बाद फिर से बढ़ सकता है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आपको अभी पता चला कि भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष है। मुझे तो केशव मौर्य के बाद से नहीं पता था कौन अध्यक्ष है। बीच में ऐसा सुना कोई झांसी साइड के स्वतंत्र देव सिंह बने थे, बीच में ऐसा लोग कहते थे, मुझे भी नहीं याद था। मुझे तो ये पता था कि फूलपुर से चुनाव हार गए थे, अभी कौशाम्बी के आसपास के 10 जिलों की सीटें हार गए, मुझे ये पता है मौर्य जी। और ये मौर्य जी को ज़रूर याद होगा कि वो हारने के बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो विजय जी ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। अध्यक्ष को क्यों याद रखें हम? अध्यक्ष को सुनील भराला जी ने याद रखा है, जिन्होंने कहा कि भूपेंद्र चौधरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो जिसको काम है वो याद कर रहा है, मौर्य जी क्यों याद रखेंगे? वो तो खुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी सर, ये बताओ आप मुझे। नहीं, मेरा कहना सिर्फ ये, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ। आप हर्षदीप से पूछते, मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आप ही से पूछा है, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये यही तो मैं सवाल है मेरा। जी मैं कह रहा हूँ, मेरा भूपेंद्र चौधरी जी को लेकर कोई वो नहीं है, उनका सम्मान मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई भूमिका बहुत बड़ी थी ऐसा मुझे नहीं लग रहा इस चुनाव में। क्या उनके पास वो लिस्ट भी पूरी तरह से टाइम पर आ गई थी जो कैंडिडेट तय किए गए? क्या उनसे पूछा गया था कि जौनपुर में कौन आएंगे, अयोध्या में कौन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? किसने तय किया था ऐसे टिकट? अगर ये टिकट वाला मसला कौन तय कर रहा था? ये भूपेंद्र चौधरी जी तो नहीं कर रहे थे मेरे ख्याल से। बाकी अंदर की बात अवधेश जी और हर्षवर्धन जी जैसे बड़े विद्वत लोग हैं वो बता सकते कि अंदर क्या हो रहा था, कौन कौन टिकट तय कर रहा था। लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जी टिकट नहीं तय कर रहे थे। उनको यदि ये सारे टिकटों की समय पर जानकारी थी तो भी मैं उसको बड़ी बात समझता हूँ। सवाल यही है ना कि टिकट कौन बांट रहा था, कौन कार्यक्रम तय कर रहा था, वो सब लोग क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और नीरज जी माफ कीजिए, मैं 3 दिन से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने भी उत्तर प्रदेश पर कर दिया। मेरे को केवल इतना सा ज्ञान दे दीजिए कि क्या ये लड़ाई लखनऊ की लड़ाई है या ये लड़ाई दिल्ली की हो रही है? कहीं पर जो संघर्ष है वो सत्ता संघर्ष दिल्ली का चल रहा है या दिल्ली के संघर्ष के लिए लखनऊ के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है? अभी पहले ये एक बार क्लियर होगा तो शायद मुझे लगता है कि कुछ और बातों पर स्थिति साफ हो पाएगी। क्या केशव मौर्य को आप ऐसा मानते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, वो अचानक सामने आकर बेवजह सामने आकर इस तरह की उग्र भूमिका में रहें कि 3 दिन में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष से मिले, 1 महीने में कैबिनेट की बैठक में बात ना करें, किसी कार्यक्रम में शामिल ना हो, ये सब क्या केशव मौर्य अपने स्तर पर कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। तो पहले इस सवाल को ढूंढिए कि ये लड़ाई लखनऊ में चल रही है या दिल्ली में चल रही है। पहले इस सवाल का जब जवाब मिलेगा तो आगे के सवालों के जवाब भी आपको आसान हो जाएंगी। नहीं, ये हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे ग्रेजुएशन का, पीजी का, तो जो सबसे कठिन प्रश्न होता था उसको सबसे बाद में हल करते थे कि ना हल कर पाए तो नंबर न कटें। पहले आसान वाले सवाल हल होंगे, इसके बाद हम इस सवाल पे जाएंगे। अवधेश जी अंदर की खबर रखते हैं। नोएडा में बहुत, जैसे मुंबई में तो फ्लैट कल्चर है, यहाँ पे ज़मीनें कम है तो, लेकिन नोएडा में बहुत कोठियाँ हैं सर, वो बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। अवधेश जी भी वहीं रहते हैं नोएडा में। अवधेश जी, कौन है जिम्मेदार? और ये 1 महीने से जो दे दिल्ली दे नोएडा, दे दिल्ली दे नोएडा लखनऊ जो कर रहे थे, मौर्य जी क्या कर रहे थे ये? देखिए, पार्टी में अगर अपेक्षित सीटें नहीं मिली हैं तो उस पर जो भी जिम्मेवार नेता हैं उनका बात करना, चाहे वो प्रदेश में करें, देश में आके करें, नेताओं से मिले
और जो पार्टी की अनुशासन और सीमाओं में रहते हुए मंच पर बोलना है, मैं इसको न तो विद्रोह मानता हूं ना लोकतांत्रिक मानता हूं। ये होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तब जरूर असामान्य घटना है। तो पहले तो इसको सिद्धांततः देखना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो विषय उठाए हैं, ये बात सही है कि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, तो उस समय हालांकि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई घोषित नहीं था 2017 में। उस समय भाजपा को 325 सीटें आई, उनको लगता था कि हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में प्रयास भी किए, लेकिन अंततः जोगी जी अध्यक्ष बन गए। तो मनुष्य के नाते हो भी सकता है कि उनके अंदर एक टीस हो कि हमारी जगह है, और समय समय पर उन्होंने इसको प्रकट किया है। लेकिन कोई अगर ये प्रकट करे कि मैं मुख्यमंत्री के योग्य हूं, तो वो खलनायक कैसे हो जाता है कि हम सब लोग उनको डिमोनाइज करने में लगे हुए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश है, पूरे देश में है। और मैं ये कहूं कि इस समय दुनिया भर में जो भी हिंदुत्व और हिंदुओं की बड़ी संख्या है जो मानती है कि हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित जो भारतीयता है, उसके एक नरेंद्र मोदी जी के बाद एक चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं। अब इसमें तो इसको तो कोई काट सकता नहीं है, ये एक फैक्ट है। लेकिन इतना होते हुए भी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, सरकार से उनकी नाराजगी है, वो मान रहे हैं कि सरकार में हमारा प्रवेश लगभग निषिद्ध जैसा हो गया है, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे ठेकों के काम मिलते, उनका जीवन चलता वो हो नहीं रहा है, तो अंततः जो नेतृत्व है उसकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये तो मैं नहीं कहता हूं किसी एक आदमी होगी, लेकिन वो आवाज तो उठाई जाएगी। तो वो आवाज को हम मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध है। जो केशव प्रसाद मौर्य जी का इशू है वो अपने हिसाब से उठा रहे हैं। हम आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि सामान्यतः बीजेपी के बारे में उन्होंने जो अध्यक्ष को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बारे में पिछड़ी जातियों में यह धारणा बनी है कि भाजपा पिछड़ों को महत्व नहीं दे रही है। और उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि हमने सामान्य श्रेणी के कितने लोगों को टिकट दिए, जीते कितने हैं, समाजवादी पार्टी ने कितने टिकट दिए, जीते कितने हैं। मेरे पास तो डाटा भी है। अवधेश जी मुझे ये बताओ सर आप कि 2017 में जो सीटें आई थी उससे कम 2022 में आई है ना, और उसके बाद विधानसभा का एक चुनाव हुआ तो मेरे ख्याल में दारा सिंह चौहान का घोसी के पास कहीं पे है ना, बहुत अपमानजनक हार थी। वो पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और बहुत अपमानजनक हार। तब इनको नहीं लगा था मौर्य जी को कि साहब इस समय कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा। दारा सिंह तो खुद ही पिछड़े हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया, फिर भी वो हार गए, जीते हुए कैंडिडेट फिर हार गए। ये जो टाइमिंग इन्होंने चुनी, देखिए किसी की महत्वाकांक्षा पर कोई सवाल नहीं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते उठाइए, कोई भी बन सकता है। टाइमिंग प्लस फोरम, ये है सवाल। अच्छा, इसमें मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहा कि कौन जीते कौन हारे कौन सी है उनका मामला है, लेकिन पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्यों किया गया, तब क्यों नहीं सवाल उठा। आज याद आ रहा सबको कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। कौन सा विधायक और सांसद है जो गरीब हो गया है 2017 से 2024 के बीच में? काम तो हो ही रहे ना उनके, फॉर्च्यूनर से लैंड क्रूजर में चल रहे हैं ना वो जी। तो अब ये जो बात आपने उठाई है, मैं यहाँ किसी एक नेता की वकालत करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल बीच में जो बोला मैंने एक फैक्चुअल सिचुएशन बताई है कि उन्होंने जो विषय अभी उठाए हैं जगह जगह जाके, वो ये विषय उठाया है। ये बात सही है। जो दारा सिंह चौहान के समय ही पार्टी को महसूस हो जाना चाहिए था कि जो कार्यकर्ता है, हमारे जो स्थानीय नेता हैं, उनका भाव क्या है। लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाया, स्थानीय मीडिया में भी बयान दिए। और 2022 का चुनाव भी आप देखेंगे तो अखिलेश यादव को, सपा को अपने जीवन काल में विधानसभा में सबसे अधिक वोट मिले, और भारतीय जनता पार्टी जो है 325 के नीचे आ गई, 111 सीटें मिल गई। तो वो एक घंटी थी जिसको सुनना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। बड़ी तगड़ी लड़ाई थी, 2-2 3-3 हजार तक की कांटे की लड़ाई चली थी। तो उस समय भी जब मैं घूम रहा था तो मुझे साफ दिख रहा था कि कार्यकर्ताओं में जो समर्थक हैं, इनके प्रतिबद्ध समर्थक हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो सरकार और उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ी हुई है कि वो सब में एक असंतोष है
लेकिन उस समय सिचुएशन ये हुआ कि अगर अखिलेश यादव का शासन आ गया तो फिर उसी प्रकार से गुंडा राज हो जाएगा, मुसलमानों का वर्चस्व हो जाएगा, और एक माहौल बना, लोगों ने जगह जगह दिया, और वो हुआ। तो 2022 के चुनाव की उस रूप में समीक्षा हुई नहीं, किसी ने किया नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केशव जी जो बातें उठा रहे होंगे या जो कह रहे होंगे वो उठा क्या रहे हैं, मतलब इस समय ऐसे हम जो बना रहे हैं कि नहीं वो मुख्यमंत्री पद की ही दावेदारी कर रहे हैं, वो उनके मन में भाव हो सकता है, लेकिन ये विषय उन्होंने नहीं रखा। दूसरी बात, अगर कार्यकर्ता असंतुष्ट है तो मुख्यमंत्री के नाते कुछ तो जिम्मेवारी जाती है कि भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि नहीं है, इसके बारे में तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जो कुछ अभी आवाज उठी है, चूंकि अनएक्सपेक्टेड चुनाव परिणाम आए हैं, न तो अभी सेंटर ये समझ पाया है कि हमको इस समय क्या करना चाहिए। अगर अवधेश जाते हैं, अगर ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है तब तो योगी जी की बात सही है। अति आत्मविश्वास में भी अप्रत्याशित परिणाम आते हैं, फिर तो आप वो वाली बात कह रहे हो। सर अति आत्मविश्वास केवल कार्यकर्ता का नहीं होता है, नेताओं का भी होता है। मैं तो मानता हूं ऊपर से नीचे तक जोगी जी की अति आत्मविश्वास नीचे तक होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए अप्रत्याशित परिणाम है। तो योगी जी वही तो कह रहे हैं नहीं, उसमें कि ओवर कॉन्फिडेंस मारे गए, उसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास भी तभी होता है यूपी के अंदर तक, आपका नीचे से संपर्क टूटता है। जी अवधेश जी, अभी यूपी के अंदर तक ही आत्मविश्वास की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी थोड़ा बाद में चलेंगे कठिन प्रश्न के ऊपर। शुक्ला जी से एक राय ले लेते हैं। हाँ। शुक्ला जी, ये जो उत्तर प्रदेश में कलह मच रही है, देखिए अभी हमने उदाहरण दिया 12-17 के बीच में यादव परिवार में कलह हुई थी, उससे थोड़ा और पीछे चलें सर, कल्याण सिंह के वाले ज़माने में भी। अब बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो कल्याण सिंह की 20 कमियां कोई गिना देगा मुझे, लेकिन उनके खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था और वो निपटा दिए गए थे। उसके बाद पार्टी भी निपट गई थी 10-15 साल के लिए। तो जब ऐसा किसी भी दल में देखा गया है कि आप आपसी कलह में फंसते हैं और सार्वजनिक मंचों पर, तो नुकसान होता है। तो अभी मेरे को ये बताओ क्या चल रहा है लखनऊ में? देखिए, चुनाव परिणाम के बाद जब हार आती है तो जो होना चाहिए जो होता रहा है, मैंने तो तमाम चुनाव देखे, जो भी पार्टी हारती है उसमें जो होना चाहिए हारने के बाद वही हो रहा है। इसमें बहुत मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस ढंग से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साहब आप बिल्कुल चुनाव थाली में परोस के दे दिए गए परिणाम। आप देखिए उस सारी चीज़ों को, क्या हुआ। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि ये जो लगभग 80% लोगों के खिलाफ जो ये आक्रोश था, बाकायदा ये कहा गया था, लिखित दिया गया था, क्षेत्र के लोग गए थे और 35 लोगों की सूची दी गई कि साहब ये लोग निश्चित रूप से हारेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। क्या ये नहीं समझ लिया गया कि साहब नहीं, जो तूफान आ रहा है उसमें ये सब जीत जाएंगे। एक लोकसभा क्षेत्र है बछली शहर, पिछली बार 183 वोटों से जो सज्जन जीते थे, 183 183 उनको भी टिकट दे दिया गया। क्यों? कौन सा आत्मविश्वास था, कौन सी चीजें थी? अब संगठन में ये देखता था, क्योंकि मैं लगातार 35 साल से इन पार्टियों को कवर कर रहा हूं, बीजेपी को कवर कर रहा हूं, तो मैं देखता था कि जो मतदाता सूची है उसमें बीजेपी बहुत सतर्क रहती थी, इनके वर्कर लगते थे। मैं 2022 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहा था तो देखा कि कई गांव में एक गांव तो गए तो उसने बाकायदे सूची दी कि 80 जो नाम थे वो बीजेपी के समर्थकों में बाकायदे काटे गए थे। खैर मुझे लगा कि जब हुआ होगा, तमाम जगह नाम काटे गए, लेकिन जब सर्वे आया, एग्जिट पोल आया, उसके बाद एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो समर्थक थे उसके एक नेता का बयान वायरल हुआ उत्तर प्रदेश में कि मुझे नहीं लगता ये परिणाम, कारण कि मैंने व्यवस्था वोटों की ऐसी कर दी है, इतने वोट इनके काट दिए गए हैं कि मुझे नहीं लगता ये चुनाव जीत पाएंगे। बाकायदा वायरल हुआ ये वो। शुक्ला जी, आप कह रहे टिकट बांटने में संगठन की बात सुनी नहीं गई, टिकट बांटने में भारी गड़बड़ की गई। नहीं, अरे टिकट बांटने में मैं कुछ क्षेत्रों का नाम, आप कानपुर
कानपुर में जिसको टिकट दिया गया, ये जांच का विषय है कि लोग उसके बारे में वोट डालने तक ये पता करते रहे कि ये सज्जन हैं कौन। कॉफी पानी ना, बाकायदे पूरा सोशल मीडिया छाया रहा उस पे कि ये महोदय कौन है, ये कहां से आए, बीजेपी में क्या योगदान है इनका, और कैसे टिकट पा गए। और कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेताओं के फोन वायरल हुए जो पूछ रहे थे कि इनका कैसे पा गए हैं, क्या हुआ है, कैसे क्या रहा। आप बता दो तो आप मिलेंगे तो बैठेंगे तो पूरी बातें बताएंगे कैसे क्या हुआ है। ये बाकायदे वायरल हुए हैं सब। एक मैं भी बता दूं, क्या हो सकता है? फतेहपुर में जो जीती थी 2 बार से, उनका बहुत भारी विरोध था कि इनको इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए वरना ये हार जाएंगे। वो चूंकि मैं निजी तौर पर शहर से कनेक्टेड हूँ, वहाँ दूसरे लोग चाह रहे थे या रिपोर्ट थी वहाँ की, नहीं माना गया, दे दिया गया, फिर इनको हार गई। नरेश उत्तम पटेल जीते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है, तो गड़बड़ तो खैर हुई है। अभी आता हूँ सर आपके पास। हर्षवर्धन जी, आप ये बताओ कि सुब्रत पाठक अपनी लोकसभा में पहले ये कह रहे थे कि यार ये जो लड़ने आए चुनाव, ये तो वॉकओवर दे के जा रहे हैं, मुझे दम नहीं इनके लड़ने। फिर अखिलेश जी आ गए तो लड़े, फिर वो है ना हार गए। अब कह रहे हैं कि जो सपा ने एक सिस्टम बनाया था सरकारी तंत्र में, वो काम कर रहा है, उसने मुझे हरा दिया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अब ये सब बातें कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो ऐसी बातें करे योगी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या नेतृत्व के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो ये क्या है, ये क्यों है और क्या आपके समझ में आ रहा है? देखिए नीरज जी, अब तो चुनाव परिणाम आ गए हैं और ये वाली समीक्षा जिसको कहते हैं कि सब सामने दिख रही होती है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जो टिकट वितरण था वो अच्छा नहीं था। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह जाने ही इसीलिए जाते हैं कि एक झटके में सारे टिकट बदल दें। उन्होंने जिनके टिकट बदले वो ऐसे टिकट थे कि सबको दिख रहा था। मैं जब ये कह रहा था कि बीजेपी 60 से 70 सीटें जीत जाएगी, तो भी मैं ये कह रहा था कि 20 से 25 सीटों पर इनको जीतना नहीं चाहिए, लेकिन जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी उसका मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पाया। संघ घर घर गया, अक्षत पूजन किया, सबको प्रसाद वितरण किया, सबको सोसाइटी से लेकर मोहल्ले गांव तक सब कुछ हुआ। कहां चला गया वो सब? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। और ठीक है, कानपुर वाले तो सज्जन जीत गए, हालांकि टिकट कैसे मिला ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन ढेर सारे लोग हार गए। अब अयोध्या की सीट पर लल्लू सिंह 2019 में जो अंतर था वो घटकर नीचे आ गया, तो फिर कोई कहता है कि अरे मोदी जी का भी तो अंतर घटकर नीचे आ गया। लेकिन यहां मूल सवाल वही है, सरकार और संगठन पटरी की तरह चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उसी सरकार का हिस्सा थे, और केशव प्रसाद मौर्य जिस इलाहाबाद से आते हैं, वहां इलाहाबाद सीट हार गए। फूलपुर सीट बड़ी मुश्किल से प्रवीण पटेल जीत गए, इलाहाबाद नीरज त्रिपाठी हार गए। अब नीरज त्रिपाठी का टिकट किसने रिकमेंड किया था, यह भी सवाल है। प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता या कौशाम्बी में विनोद सोनकर, इनका टिकट बदला जा सकता था, क्यों नहीं बदला गया? अब यहां एक चीज समझिए, जो ये कहता है, एक अफवाह फैलाई जाती है कि योगी जी ने कहा था इतने टिकट बदल दीजिए, लिस्ट दी थी, वो सब झूठ है। योगी जी ने कोई टिकट विकट नहीं कहा। और जो ये टिकट बटे हैं, उन सारे टिकटों पर जो कोर कमेटी बैठती थी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी भी हैं, धर्मपाल जी भी हैं, केशव मौर्य भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, उन सब ने सब पर हामी भरी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गंभीरता से कोई न तो इस चुनाव में लगने को तैयार था, और कहीं न कहीं एक ये मुद्दा तो था, ठीक है मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, खंबा खड़ा कर देंगे, जीत जाएंगे, वो भी जीत जाएगा। एक सेकंड, ये फीडबैक था कि नहीं था कि ये इस आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? हामी किसने भरवाई, क्यों भरी गई, ये बताओ आप। नहीं, कोई फीडबैक नहीं था, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो एक मिनट, फिर टिकट किस आधार पे बांटे गए? नीरज जी, मैं बता रहा हूं, हम आप टीवी की बहस में ये कहते रहे
मैं तो नाम लेके 20-25 सीटों का, लेकिन मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा ना। नहीं, मैं ये क्या समझना चाह रहा हूं कि टिकट कैसे बांटे गए, किसने कहा कि फलाने जी को ढमकाने जी को यहां से टिकट मिलना चाहिए? किसी ने तो रिकमेंड किया होगा, कोई तो संघ के लोग, बीजेपी के लोग क्या फील्ड रिपोर्ट देते थे? एक तो पहले मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2024 के चुनाव के टिकट वितरण में शून्य भूमिका। तो टिकट वितरण क्या कैसे हुआ? मनमर्जी से हुआ? नहीं, मनमर्जी से नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं। हाँ, बताइए। मैं बस 30 सेकंड दीजिए, मैं बता देता हूं। टिकट उसी तरह से बैठे जैसे भाजपा में बंटते हैं। 3 नाम का पैनल आता है, ऊपर आता है, कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी दिल्ली लेके आती है। उन 3 नामों में एक नाम सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो तय कर देता है। उन 3 नामों को बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अंतिम नाम किसने करा लिया ये कहा जा सकता है, लेकिन 3 नाम किसकी जिम्मेदारी थी? और क्या जानते बुझते कई जगह ऐसे कमजोर टिकट, और वो एक आदमी का नहीं था, ये भी मैं बता दूं। कोई दिल्ली पर ठीकरा फोड़ेगा कि अमित शाह कर रहे थे, कोई कहेगा कि योगी, कोई कहेगा, लेकिन सबने अपने अपने इलाके में वही काम किया कि मेरी राजनीति चमकती रहे। और भारतीय जनता पार्टी भयानक भितरघात का शिकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ये चल रहा था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ होता रहेगा, और उस सब का परिणाम है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लिया, तो अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश रुको ना यार, इस बात में मुझे बात हजम नहीं हो रही है। मैं हाजमोला खाऊंगा तब भी नहीं हजम हो रही है कि अगर ग्राउंड पे इतना विरोध दिख रहा है। मैं तो कहीं किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं। मैं आपको फतेहपुर की बता रहा हूं, 4 अदने आदमियों से बात करके मैंने बताया था कि इस बार निरंजन ज्योति जी बुरी तरह हारेंगी। मतलब किसको नहीं दिख रहा था यार? ये तो मतलब मानने योग्य बात ही नहीं है कि ग्राउंड से आपको फीडबैक ही नहीं था सेंटर को या योगी जी को या केशव जी को, और बट रहे थे टिकट, खजाती बट रही थी। ऐसा नहीं मान सकता मैं। नहीं, आप वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, हमको आपको सबको दिख रहा था। मैं तो आपकी डिबेट में नाम लेके 20-25 नाम बोल के गया। कोई अदृश्य शक्ति थी ना जो ये खेल कर रही थी, वही तो मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा ना। क्या कोर कमेटी में बैठे लोग ये साहस दिखा पाए कि नहीं भैया ये नाम नहीं होगा, ये करो? बोला क्या? अपने अपने नाम ठीक रह जाएं। वरना सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पूरी की पूरी मुख्यमंत्री से लेकर सब हटा देती है, उसको निर्णय लेने में इतनी दिक्कत होती है, वो टिकट नहीं तय कर पा रही। और जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं उनके बारे में ऐसे ऐसे नेताओं को जो राजनीति करते ही नहीं, उनको टिकट दे दिया गया। कैसे चलेगा ये? और फूटेगा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सबकी भूमिका है। तो फिर ठीकरा किस पर फूटेगा? ये जो मंथन चल रहा है, विष निकलेगा तो वो कौन पिएगा? अब एक तो ये है कि देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस भूमिका से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा है। आज की तारीख में कोई मध्यस्थ भी नहीं है। क्यों न्यूट्रल हो गए क्या वो? ये सबसे नहीं, जाहिर है संघ अपना काम कर रहा है, संघ से पूछने जाएंगे। जब संघ की जरूरत नहीं है, संघ को पूछेंगे नहीं तो क्यों वो करेंगे? एक मिनट, फिर हम कोई अच्छा रुको, अभी पहले विजय जी के पास। विजय जी, जो ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति थी क्या कि सब कुछ दिखते हुए भी गड़बड़ हो रही थी और अब लड़ाई को एक दूसरा स्वरूप दे दिया गया है कि वो कार्यकर्ता नाराज हैं, सरकार नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी और ये वो फलाना ढिमकाना, वो 30 पन्ने की, मतलब एक लोकसभा के लिए एक पेज खाली लिखा गया। सोचो आप कि इस वजह से हारे। इतना बड़ा निबंध तो कोई बच्चा भी लिख देगा कि 30 राज्य सीट हारने के पीछे क्या कारण था। तो ये इतना आसान है क्या ये? और किसके ऊपर ठीकरा फूटेगा? फिर बाबा जी की विदाई का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए नीरज जी, मुद्दा वही है ना जो आप सवाल कर रहे हैं। वही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि टिकट किसने दी। यदि हर्ष जी जानते, मुझे पता है हर्ष जी हमारे साथ बहुत चर्चा हुई, उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम दिए थे कि ये लोग नहीं जीत सकते, आप भी चर्चा करते रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि नीरज जी और हर्ष जी को और अवधेश जी को जानकारी है कि ये कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा और पार्टी को नहीं। इसको तो मैं मानने को तैयार नहीं। इतना ज्ञान तो है सारी पार्टी के नेताओं। अब किसने टिकट बांटे, और जब ये बात हो रही है कि जो टिकट की लिस्ट हुई उस पर सबने, पूरी कमेटी है उसने हामी भरी है, तो ये तो पार्टी में पिछले बहुत समय से हो रहा है। जरूरत थी पार्टी में, और आज भी जरूरत है उस बच्चे की जो बताए कि राजा कैसा है। फैसला करने वालों के फैसले पर क्या कोई सवाल खड़े कर सकता है? किसी ने भी क्यों, वो योगी आदित्यनाथ ने अगर फैसले किए हैं तो क्या कोई योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहा है या कर सकता है?
या दिल्ली की लीडरशिप ने फैसले किए हैं तो क्या उस पर कोई सवाल खड़े कर रहा है? तो ये अच्छा है कि नीरज जी का प्रोग्राम 1 घंटे अच्छा चल सकता है, इस पर डिस्कशन करें। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, पार्टी में तो पता है कि पार्टी में फैसले किसने लिए हैं, किसने नहीं लिए हैं, किसने टिकट बांटे हैं, किसने नहीं बांटे हैं, क्या जिम्मेदारी ली गई है, क्या सुना गया है, क्या नहीं सुना गया है। तो जब इंट्रोस्पेक्ट आप नहीं करना चाहते तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। ये नीरज जी का प्रोग्राम अच्छा हो सकता है, पार्टी अच्छी नहीं हो सकती। पार्टी को अच्छा करने के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये सर्जरी का वक्त है। अब आप कॉम्बी फ्लेम लेकर काम चलाना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, अब नहीं चलेगा ना। तो सर्जरी कौन करेगा? और सर्जरी के लिए भी पहले तय करना पड़ेगा। अभी डायग्नोस नहीं है कि डायग्नोस नहीं हुआ है। ऐसी पार्टी ये नहीं है जिसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वो रिपोर्ट में भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन क्या आप उसको सर्जरी करने के लिए तैयार है? और अकाउंटेबल कौन है उसको भी मानने के लिए तैयार है? ये बात छोड़ दीजिए ना कि 1 घंटे ये बहस करते रहिए अकाउंटेबल कौन है। अरे उनको सब पता है उनको। हाँ हर्षवर्धन जी, पता है। नीरज जी, विजय जी कह रहे हैं कि सर्जरी कौन करेगा। अब सर्जरी तो तब होता है जब किसी को मरीज मान के ऑपरेशन थिएटर में लिटाया जा सके। आज ये स्थिति किसी की है नहीं। आज सब नारियल लेके घूम रहे हैं कि उसके सर पे जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दो। नहीं देखो हर्षवर्धन जी, सुनो ना, कोई राजेश मिश्रा, कोई सुनील भराला, सुब्रत पाठक, मोती सिंह, ये इतने बड़े नेता भी नहीं हो गए उत्तर प्रदेश में कि सरकार के ऊपर प्रश्न उठा दें। सर अब आप भी जानते हो सर, अपनी विधायकी जीतने की हैसियत नहीं है और सवाल उठाएंगे सरकार पे। कोई तो है दर्शक शक्ति ना। एक तो आपने नाम लिया तो अच्छा है, आवाज के दर्शकों को नाम से पता चले। देखिए मोती सिंह चर्चा में नाम, मैंने कोई नया नाम नहीं लिया, सुनील भराला का लिया मैंने। एकदम नाम लेके बताता हूँ। मोती सिंह की उम्र 80 होने जा रही। जीतते रहे, मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, अब हार गए हैं। अब उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? उनकी अपनी निजी चीजें होंगी। उन्होंने बोला, कार्यकर्ता का दर्द भी हो सकता है। रमेश मिश्रा 17 के पहले तो आए हैं बसपा से भाजपा में, और फिर खबर आई समाजवादी पार्टी में जाने की पूरी तैयारी है। किसके साथ होते? कौन लेके आया था उनको 17 में? 17 में जब अपना कार्यकर्ता वहां से लड़ सकता था, उसको छोड़ के आप रमेश मिश्रा को चुनाव लड़ाए। सुनील भराला भाजपा के नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी से उनका 36 का आंकड़ा है। अब दिक्कत यह है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी लें, तो फिर योगी आदित्यनाथ पर भी वो सवाल आएगा। हर्षवर्धन रुको 1 मिनट। देखो यही पहेली और यही खेल मैं समझना चाहता हूं कि जो फील्डिंग सजाई जा रही है ना यूपी में, वो कहाँ जा रही है ये आपको ही पता, हमको ही पता है, और सब मतलब एकदम सामने दिख रहा है, लेकिन कैसे कहें कि ये यही है। अवधेश जी साथ चलते हैं, शायद उधर कुछ पता लगे। अवधेश जी, बहुत ब्लंट क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि योगी जी के को थोड़ा सा प्रभाव कम किया जाए उनका? तो ऐसा विचार हो सकता है कि इनको 100 ग्राम कम किया जाए, लेकिन वो अब ये कोई नाप के तो कर नहीं सकता चुनाव। वो कम हो गया 1 किलो, पता लगा गए थे कुछ और करने, हो कुछ और गया। ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या? नहीं, ये पहले भी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर को तो योगी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारे ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने मंत्रिमंडल से हटा दिया था, तो ओम प्रकाश राजभर को उन पर कैसे लादा गया? ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं पहले भी। लेकिन देखिए इस समय का सिचुएशन ये है कि इस समय चर्चा अवश्य हो रही है, लेकिन इस समय परिवर्तन की तो कोई भूमिका नहीं है किसी प्रकार के। ये तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, उसमें कहीं किसी को कोई डाउट है नहीं, उस पर कुछ होने वाला अभी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन का चुनाव है, शायद उधर फेरबदल हो, कुछ मंत्रिमंडल में हो। देखिए योगी आदित्यनाथ का चयन हो या केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो, ये किसका निर्णय होगा? ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। तो इस समय तक केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पत्ते न खोले हैं न खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण एक सामूहिक व्यवस्था होती है, लेकिन यह बात सही है कि इस बार टिकट वितरण के पीछे क्या तर्क था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। 1-2 की बात नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से कहता हूं कि किसी ने 35 की लिस्ट दे दी, यह भी बिल्कुल झूठ है।
योगी जी ने 2-3, जो मेरी जानकारी आई कि 3 लोगों के बारे में जरूर बात की थी और उनके न कहने पर भी टिकट गया है, केवल 3 लोगों के बारे में मेरी जानकारी थी। तो ये सब दोनों पक्षों से हो रहा है, इस समय दोनों तरफ से हो रहा है कि योगी जी के बचाव में भी लोग खड़े हैं और केशव प्रसाद मौर्य और बाकी लोग भी जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सच तो यह है कि चुनाव के बीच में किसी को चुनाव के दौरान यह आइडिया नहीं था कि हमारा रिजल्ट है आने वाला है, आरक्षण का और संविधान खत्म कर देने का चला जाएगा, एक किसी को नहीं थे। आप पूछ रहे टिकट कैसे गया है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 3-3, 4-4 प्रकार का सर्वे कराती है, कार्यकर्ताओं के बीच सर्वे कराती है, क्षेत्र में जनता से सर्वे कराती है, जाति सर्वे कराती है। तो इस सर्वे वाले लोग कौन थे जिन्होंने व्यक्तियों के बारे में ऐसी रिपोर्ट दी थी? ये महत्वपूर्ण बात तो ये हो जा रही है कि इतने खर्च, हर्षवर्धन कह रहे कोई लोग ही नहीं थे, खर्च होते हैं सर। हर्षवर्धन कह रहे कोई लोग नहीं थे। सर्वे में इतने खर्च हो सर, ऐसा है कि सर्वे में कितना खर्च होता है और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे करा रही थी, केंद्र सरकार करा रही थी, वो सारे सर्वे रिपोर्ट आए थे, तो वो कहां गए हैं? लेकिन हम लोग इस समय पर बात करें, देखिए इस समय जो सिचुएशन उभरा है, मेरा मानना है कि अंदर की बात बाहर आनी चाहिए, लोग अपनी अपनी बात रखें, जो खुल के नहीं रखा जा रहा है खुल के उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी, अवधेश जी ये सब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये पेरिफेरी की चर्चा है। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए कह रहा हूं ये सब पेरिफेरी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मूल प्रश्न वही है, कम करना था 100 ग्राम, हो गया 1 किलो, और अब कैसे उसको समेटा जाए या उसको हटाया जाए, ये बहुत ब्लंट क्वेश्चन है। मैं ब्रेक लेता हूँ, छोटा सा लौट के आके शुक्ला जी से पूछता हूँ कि क्या योगी जी को हटाने के ऐसे प्रयास हो रहे हैं क्या पार्टी के अंदर, जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही कि उत्तर प्रदेश में जो अंतर कलह चल रही है बीजेपी के अंदर, उसका क्या परिणाम होने वाला है। शुक्ला जी आपके पास आता हूँ सर, बहुत क्रिस्पी तौर पे मुझे बताइए कि क्या ये ऐसे प्रयास हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ आपको सेंस मिल रहा है कि योगी जी को हटाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए जी, ये आज का प्रयास नहीं है। जब से योगी जी पहले दिन से बने हैं, पहले दिन से ही ये पीड़ा रही है लोगों को कि उनके प्रयास से बीजेपी सत्ता में आई है, और ये जो मुख्यमंत्री का पद है वो उसमें उनका अधिकार है। ये मुद्दे उठते रहे हैं, ये विवाद तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े विवाद आए बीच में। आप याद कीजिए AK शर्मा जब आए थे उत्तर प्रदेश, कितने महीनों तक ये हुआ था कि साहब बोलचाल बंद है, बॉटम छपते रहे, और बिल्कुल योगी जी से बिल्कुल वो हो गए हैं, उन्होंने बिल्कुल बगावत कर दी है, और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत बंद है और हटा दिए जाएंगे। ये क्या, ये 1 दर्जन इस तरह के मामले आ चुके हैं इसी तरह के। इस बार तो हटाने का कोई वो भी नहीं कर रहे हैं, भले नेता लोग मिल रहे हों, कह रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रयास सफल होगा। लेकिन इस तरह के प्रयास लगातार होते रहे हैं, लगातार लोग करते रहे हैं, लगातार ये खबरें आती रही हैं, और ये अब पहली बार नहीं है, 1 दर्जन बार इस तरह के प्रयास हुए रहे हैं, अखबारों में प्रकाशित भी हुए इसके समाचार, और इस तरह के बयान होते रहे हैं। जब AK शर्मा आए थे तब तो 3 महीने तक ये पूरे उत्तर प्रदेश में, अब योगी गए तब गए, अब गए तब गए, ये चलता रहा था। ये मुझे ध्यान है चीफ सेक्रेटरी तक बेचारे टेम्परेरी चल रहे थे काम वहाँ, बहुत बाद में मनोज सिंह को सेट किया उन्होंने, और बहुत सारी खबरें ये आती रहती हैं। विजय जी, मुझे ध्यान है कि एक बार एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से मुझे मिलने का मौका मिला, 17 के आसपास की बात होगी, 16-17 की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या माहौल है यूपी का, पंजाब का, सब चुनाव चल रहे थे। तो बोला पंजाब में तो अपना काम बन रहा है, यूपी में तो कोई देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। इस वाकये से ये पता चलता है कि नेताओं को सब पता रहता है कि क्या होने वाला है चुनाव में। ये सब फालतू की बातें हैं कि हमको पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हार गए हम, सब पता रहता है, फिर भी आप वो करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई प्लान होता है, प्लान A, B, C, D, Z तक कुछ हो सकता है। अब आप वो कठिन वाले प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये क्या खेला है, उत्तराधिकार का मामला है क्या कुछ? देखिए, ये सवाल हमने शुरू में ही
बात मैंने कही थी कि क्या ये लड़ाई लखनऊ की है या दिल्ली की, या दिल्ली के रास्ते से, मतलब दिल्ली जो है लखनऊ के रास्ते से ये लड़ाई लड़े। लेकिन आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे टीचर से एक बात याद आई कि जब टीचर क्लास में सवाल पूछता है कोई, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर को जवाब नहीं पता है, वो सिर्फ स्टूडेंट से ये जानना चाहता है कि उनको सवाल का जवाब पता है कि नहीं पता। तो आप ये भूमिका निभा रहे हैं पहली बात। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को जवाब नहीं पता। कभी ये गलत फहमी स्टूडेंट्स को नहीं रहनी चाहिए कि अच्छा सर जो है सवाल पूछ रहे हैं, इनका मतलब इनको पता ही नहीं है। वो नहीं है मुद्दा, ये मूल प्रश्न है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में शायद पहली बार कहीं मैं पूरे चैनल्स पे देखता रहा कि ये स्पेसिफिक सवाल पर आप बात करें और यही इसका मूल मुद्दा है। ये एक्सरसाइज भी हुई, अभी शुक्ला जी ने भी जिस बात का जिक्र किया उससे आपको पहले पता हो कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भी एक्सरसाइज हुई थी कि हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, केशव मौर्य जी बनेंगे। और केशव मौर्य जी को विलन नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं कि केशव मौर्य जी की बात की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या वो भी कोर्स करेक्शन का एक हिस्सा है कि नहीं है, और क्या योगी जी से इस पर कोई बातचीत हो रही है। मुझे इतने दौरान में कोई बातचीत वहां पर नहीं दिखाई दी कि इस पर कोई बात हो रही है, और ये एक्सरसाइज हो रही है। और ये बहुत टफ काम है, नेतृत्व परिवर्तन करना उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए, फिर से मैं कल्याण सिंह जी को याद कर रहा हूँ, आपने भी कल्याण सिंह जी को याद किया, और उस समय भी वो लड़ाई, जितना मुझे याद आता है, वो लड़ाई लखनऊ की नहीं थी, वो लड़ाई दिल्ली की थी। क्या हुआ वो तो आपको पता है। और अब भी ये लड़ाई सिर्फ केशव मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ नहीं। अगर ये लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ होती तो इसका सोल्यूशन मिल जाता, इसका नतीजा भी मिल जाता। केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना देते, योगी आदित्यनाथ जी को हटा देते, या केशव जी को कह देते कि आप चुपचाप बैठिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या नतीजा चाहिए, क्या लड़ाई चाहिए, किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। महाभारत में जब युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे ना, उसका कोई और बड़ा मकसद है। तो बड़ा मकसद कहाँ है और उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये बड़ी बात है। और ये सारी एक्सरसाइज तो होती है, चुनाव हारने के बाद भी सारी होती है। और ये बात से मैं आपके सहमत हूँ कि पार्टी के नेताओं को नहीं पता हो, ऐसा नहीं होता। मैं एक बार भायत सिंह जी के साथ चुनाव के नतीजों से पहले विधानसभा के चुनाव थे, उनके साथ रात को बैठे हुए थे, तो वो कुछ ऑफिसर्स के साथ और कुछ अपने लीडर्स के साथ बैठे थे। तो मैं सच बता रहा हूँ नीरज जी कि वो एक एक सीट पर बता रहे थे कि ये सीट हम इतने हजार से जीतेंगे, ये सीट इतने हजार से हारेंगे, या ये तो जीत ही नहीं सकते। और वो अगले दिन जब नतीजे आए तो 99% वही नतीजे थे। तो नेताओं को जानकारी नहीं हो ऐसा तो है ही नहीं, और चुनाव का माहौल भी उनको पता था। अब वो माहौल आपके कंट्रोल में रहता है कि नहीं रहता। सर्जरी में भी होता है, आप ऑपरेशन टेबल पर हैं तो जो एक्सपर्ट सर्जन है उसको पता होता है कि अब ये मरीज मेरे से नहीं बचने वाला, वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लास्ट तक यही कहता है ना कि नहीं ये बहुत अच्छी चल रही है सर्जरी। जी बिल्कुल विजय, आपने एक बहुत बढ़िया बात और बहुत पते की बात कही है। हर्षवर्धन, ये सवाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, विजय जी ने बहुत महीन बात कही कि क्या केशव मौर्य जी की सुनवाई हो रही है कि नहीं। अब ये भी अफवाह, पता नहीं अफवाह की सच्चाई चलाई गई कि दिल्ली आए थे लेकिन बड़े वाले नेता मिले नहीं, केवल नड्डा जी से मिलकर चले गए। अब जो आदमी हारने के बाद उप मुख्यमंत्री बन सकता है, केंद्र के आशीर्वाद से उससे मिले ना हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। या तो मुझे आगे बता दें कि नहीं मिला हूँ मैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जब वो कह रहे हैं कि क्या उनकी सुनवाई हो रही है, क्या कि केशव मौर्य ने जो सवाल उठाए हैं उनकी क्या सुनवाई हो रही है। अगर सुनवाई हो रही है तो कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, नहीं हो रही तो व्यर्थ की लड़ाई से नुकसान क्यों कर रहे हैं, पहला। इसी के साथ एक सवाल मैं जोड़ देता हूं कि देखिए, लखनऊ और बनारस दो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है उत्तर प्रदेश में। दोनों किस मार्जिन से प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी जीते हैं, इसकी जिम्मेदारी तय होगी ना कि बनारस का ठेकेदार कौन था, बनारस का प्रभारी कौन है, किसने वहाँ से फीडबैक दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी की लोकसभा सीट का फीडबैक नहीं पता था इनको, मार्जिन क्या होने वाला है। कैंट विधानसभा सबसे ज़्यादा मार्जिन मिला है तो 1.5 लाख बना है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है ये, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोएडा की कोठियों में पता करना चाहिए इस बात का। बताइए हर्षवर्धन जी। नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि नेता को पता होता है, और राहुल गांधी को पता था कि वो एक को सीट नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए प्रियंका राहुल लड़े नहीं। इसको ठीक से दोहरा दे रहा हूं, फिर से सुन लीजिए बोर्ड में इसको। किसी को ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। और मैं यहां नाम नहीं ले सकता हूं, बड़े बड़े पत्रकार जो आज दावा कर रहे हैं, इनसे जब आप अलग से बात कीजिए
बहुत बड़े बड़े पत्रकार, घोर मोदी विरोधी हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने भी कहा कि ना भैया, 50 के नीचे तो सवाल नहीं उठता। कहां जो है कोई और टिक नहीं रहा है। जिन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, 17 सीटों पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं थे। पता नहीं, मतलब मैं इतना जनरलाइजेशन कैसे हो सकता है, नतीजे आ गए। नहीं हर्षवर्धन, एक सेकंड नहीं, इस पे मेरा इंटरवेंशन है मेरा इस पे। देखिए, सारे सर्वे गलत हुए, सारे पोल एग्जिट वग्जिट सब ध्वस्त हो गए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक फ्लो में बह जाएं, लेकिन अगर आप जमीन पर उतर के जाएंगे और बात करेंगे और फिर भी आप गलती करते हैं तो सिर्फ आपकी गलती होती है। तो जब अब चूंकि सबके गलत पड़े हैं तो इसलिए आप एक ये थ्योरी बन सकती है कि आप किसी को अंदाजा नहीं लगा, सरप्राइजिंग था। मैं इससे सहमत नहीं हूं साहब, कि अगर आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं और आपको फीडबैक मिल रहा है और फिर भी आप भ्रम में जी रहे हैं। 10 लाख से वोट जीतने की तैयारी थी बनारस में, वहां 1,67,000 से जीत रहे हैं आप, और अंदाजा नहीं था किसी को। कौन था बनारस का प्रभारी, मुझे ये बताइए आप। अच्छा, आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अंदाजा होता तो कोई तैयारी नहीं होती? तैयारी तो सब थी भाई, क्यों नहीं थी तैयारी? ये था ना, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के समय करके चले आए। देखिए, सारे लोकसभा के लोग मुंह बंद करके तो रहे थे नहीं, कि सब सो रहे थे, किसी ने बताया नहीं, किसी को हवा नहीं लगी किसी को। ऐसा नहीं होता हर्षवर्धन जी। नीरज जी, 50,000 वोट नरेंद्र मोदी के उस लोकसभा में घटे हैं, लेकिन दूसरे सारे वोट एक साथ जुड़े। जो तथ्य है, अगर उसकी बात करेंगे तो ठीक रहेगा भाई। और संविधान आरक्षण चला है, एक वर्ग है जिसमें वो काम किया है। दूसरी सारी चीजें, एक टिकट दूसरी जगह पर भी नुकसान करता है, एक जाति दूसरी जगह कैसे वोट करती है। और मैं तो ये कह रहा हूं, ब्राह्मणों और राजपूतों ने अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीटों पर वोट किया है। धौरहरा सीट पर रेखा वर्मा को हराने के लिए वोट किया ब्राह्मणों। बलिया सीट पर भूमिहार और ब्राह्मण दोनों नीरज शेखर को हराने के लिए वोट करते हैं। राजपूतों ने कई सीटों पर लगा, उनको कह रहे ठीक है हम हरा देते हैं। नहीं, तो ये बात अब पता चल रही क्या? उस समय पता नहीं चली? नहीं, ये ऐसे पता नहीं चलता है ना। आपको भी पता है कि किसी भी जाति का वोट ऐसे बदल जाता है, ये अनुमान नहीं होता है। लेकिन हाँ, टिकट जो है ठीक नहीं बटे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और एक जो जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि आखिर किधर जाएगा ये, जवाबदेही तो देखिए हर जगह होगी। उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि प्रशासन की, जो कहते हैं ना कि एक तरह से बीजेपी विरोधी प्रशासन की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 के आसपास वोट, 80,000 के आसपास वोट हमारे कम हो गए। ये भी अभी पता चला होगा चुनाव के बाद, है ना? चुनाव के बाद ये भी पता चला होगा कि जो वहां के लेखपाल है वो वोट कटवा रहा था। मैं कह रहा हूं, अरे नहीं तो यार, अगर ये बात हर्षवर्धन जी, नहीं, अगर ये अब पता चल रहा है चुनाव के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो फिर तो बहुत गंभीर, मतलब अति गंभीर संकट में सरकार चल रही है कि उसको ये नहीं पता कि उसके गांव का लेखपाल क्या कर रहा है गंभीर संकट में भाई। नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं। विजय जी, ये तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार साथ साथ चलने के बाद अब पता चल रहा है कि लेखपाल, तहसीलदार, कानून गो, डीएम, एसडीएम सुनते ही नहीं हमारी। अब पता चला हमको ये, और मुख्यमंत्री और संगठन में दोनों में काम कर चुके हैं केशव मौर्य जी। नहीं, लेकिन इसमें केशव मौर्य की ही जवाबदेही कहां से? सबकी। मैं तो, उन्होंने सवाल उठाया इसलिए मैं कह रहा हूं, नाम उसका बार बार इसलिए आ रहा है। मौर्य ने कहां सवाल उठाया? नीरज जी, एक 10 सेकंड दे दीजिए। केशव मौर्य ने सवाल कहां उठाया? कोई जगह बताइए ना। वो तो प्रदेश कार्य समिति में बोल रहे थे। ये भी कार्य समिति में जो, नहीं, 1 मिनट, प्रदेश कार्य समिति में बोलिए या किसी टीवी इंटरव्यू में बोलिए या किसी टीवी के कॉन्क्लेव में बोलिए, बात थोड़ी बदल जाती है। सुब्रत पाठक किसी टीवी चैनल या ब्लॉग में बैठ के बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, समिति में जाएंगे तो वहां कुछ और बात करने लगेंगे। बात तो आपने कह दी कि आपको अब पता चला कि वहां का एक सिस्टम जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था उसने मेरे को हरवाया। देखिए, ये तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर 7 साल की सरकार के बाद भी सपा के अधिकारी आपको हरा दे रहे हैं तो आप सरकार में रहने लायक नहीं। लेकिन कन्नौज का मसला अलग है। कन्नौज में अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि तेज प्रताप यादव, सुब्रत पाठक के सामने हार जाएंगे। जब मुलायम सिंह यादव का बेटा पूर्व मुख्यमंत्री लड़ता है तो कन्नौज, मैनपुरी के समीकरण बदल जाते हैं। कार्यकर्ताओं, नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं का दर्द, कार्यकर्ताओं के दर्द का क्या मतलब है? उनकी जिला अस्पताल में नहीं सुनी जाती है उनका दर्द। और कौन सा दर्द है उनका? एक लाइन और अच्छे से, जल्दी से, बहुत जल्दी। रायबरेली में, आपके रायबरेली में, हाँ, और ये बात मैंने लिखी भी है और फिर से दोहरा रहा हूं।
जब राहुल गांधी का नॉमिनेशन तय हो गया तो दिनेश प्रताप सिंह हवा नहीं हो जाते? किसी को पता नहीं था? क्यों नहीं कोई उस कद का एक कैंडिडेट दिया गया? तो वो ये सवाल तो है ही है ना। अरे यही तो सवाल है सर। जो अब समय खत्म हो रहा है, ये तो 2 घंटे की डिबेट है। आपने अच्छा क्या रायबरेली का उदाहरण दे दिया। वहां से जिनका आपने नाम लिया है, जो चुनाव लड़े राहुल गांधी के खिलाफ, वो मंत्री हैं, दूसरी बार लड़े वहां चुनाव। वो उस शहर की अदनी सी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं जिता पाए भारतीय जनता पार्टी को। ये सच्चाई है। वहां के विधायकों, पार्षदों जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उनकी हैसियत ये है। अब आप समझिए कि आप किस स्थिति में सरकार वहां चला रहे हैं। विजय जी 30 सेकंड आपके लिए, अभी बहुत ओवर हो रहा हूं, 30 सेकंड कि आप पता चल रहा है कि वहां तो सरकार के तंत्र भी उनके खिलाफ चल रहा है। विजय जी 30 सेकंड आपके लिए, जल्दी, मुझे शो खत्म करना है सर। नीरज जी, मुझे तो हैरानी है कि एक कुशल प्रशासक की सरकार में 7 साल बाद पता चले कि उनका लेखपाल उनका नहीं है, समाजवादी पार्टी। ये तो मतलब इससे ज्यादा हैरानी की बात नहीं हो सकती। और सुब्रत पाठक के खिलाफ केजरीवाल, क्या नाम है, अखिलेश यादव कैंडिडेट बदल सकते हैं, लेकिन आप रायबरेली के खिलाफ कैंडिडेट नहीं बदल सकते, रायबरेली में कैंडिडेट नहीं बदल सकते। तो ये भी तो पार्टी के लिए, यही सारे सवाल तो है ना। और जब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट, देखिए आपने जो बात कही कि पहले पता नहीं था, जब सारे कैंडिडेट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे यहाँ सब लोगों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था, भैया पार्टी को भी तो ये पता था, पार्टी में भी कुछ लोगों ने किसी को कहा होगा, और तब भी आप सोच रहे हैं कैंडिडेट कमजोर है, जाति राजपूत समाज को लेकर कितनी चर्चा पहले हुई थी। तो ये सारी चर्चाएं पहले हुई। जी सर, विजय जी, या तो एक जरूरत है, या तो वो बच्चा जो बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, या तो वो बच्चा कहीं छुपा हुआ है, और वो बच्चा अगर है तो आप उसको नहीं सुन रहे। जी, ये देखिए, जो भी कारण निवारण उनको करने हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये पार्टी देखे तय करे, उसके पास फीडबैक होता है, ये एकदम पक्की बात है। लेकिन पार्टी का नुकसान होगा अगर ये बंद नहीं हुआ तो। योगी जी को नफ़ा हो, मौर्य जी को नफ़ा नुकसान हो, पता नहीं, लेकिन पार्टी को नुकसान होगा ये पक्का है। छोटा सा एक ब्रेक, देखते रहिए सिंधी से आवाज़।